हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो ईसीजी के अपन शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आज अपन नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों। वो है क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव। इसमें क्यू वेव काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली, अभी अपन पढ़ेंगे। और आर एंड एस वेव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपना जो मैंने बताया ईच वेव, ईच सेगमेंट, ईच इंटरवल, इसके बारे में अपन सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। तो उसी के कंटिन्यूशन में दोस्तों आज अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्यू वेव। जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है जो अपनी हर ईसीजी के वीडियो में रहता है। तो इसके पीछे जो स्टोरी है और साथ में जो अपनी मशीन उसको ग्राफिकली रिकॉर्ड करती है, आज भी अपन उसको सुनेंगे 2 मिनट में। ऐसे नोड से करंट निकला, ऐसे नोड से करंट जो निकलता है, इसलिए ऐसे नोड करंट जनरेट करता है, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद ये करंट अपने एट्रियल की जो वॉल है उसमें स्प्रेड करता है, एट्रिया को डिपोलराइज करता है। एट्रिया डिपोलराइज होने की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी को अपनी जो ईसीजी मशीन है इसको अपनी मशीन पी वेव के फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। उसके बाद करंट ए बी नोड पे जाता है, वहाँ कुछ देर तक ठहरता है। उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जाता है एंड बंडल ब्रांच में जाता है। दोस्तों इस ड्यूरेशन में हमारी ईसीजी मशीन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है जिसको अपन पीआर सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज की हमारी क्लास से रिलेवेंट भी है, क्यू वेव कैसे बनती है। तो दोस्तों उसके बाद जो बंडल ब्रांच में जब करंट जाता है तो उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच पहले डिपोलराइज होते हैं, बिकॉज लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होते हैं और पहले डिपोलराइज होते हैं। उसके बाद वो जो करंट है लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच की तरफ जाता है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। नॉर्मल अपने हार्ट में करंट फ्लो की डायरेक्शन टुवर्ड द लेटरल साइड है, डाउनवर्ड है एंड लेफ्ट साइड है। जबकि जो अभी जब सेप्टल डिपोलराइजेशन हो रहा है तो करंट थोड़ी देर के लिए लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच की तरफ जाता है दोस्तों। इस वजह से अपनी नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है मशीन और नेगेटिव वेव बनती है जिसको अपन क्यू वेव बोलते हैं। तो दोस्तों क्यू वेव कैसे बनती है? सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि जब क्यू वेव बनती है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होने की वजह से पहले डिपोलराइज हो जाते हैं और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ही करंट राइट बंडल ब्रांच को भेजते हैं। इसलिए जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है सेप्टम के अंदर, तो वो जो अपने नॉर्मल हार्ट के करंट फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है दोस्तों। इसलिए क्यू वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनता है अपने ईसीजी मशीन में। उसके बाद आपको पता ही है करंट पुरकिंजे फाइबर में जाता है और पूरे वेंट्रिकल की वॉल में फैल जाता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग वेव बनती है जिसको अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए मशीन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है। उसके बाद वेंट्रिकल में करंट वापस नॉर्मल होने लगता है जिसको अपन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलते हैं और उसकी वजह से जो टी वेव बनती है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्यू वेव। मैं अभी सारा कुछ आपको स्टोरी में ही बता चुका हूँ, अब आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो क्यू वेव क्यों बनती है? सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है और ये फर्स्ट नेगेटिव वेव होती है ईसीजी में। नेगेटिव ये दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होते हैं, पहले डिपोलराइज होते हैं, देन ये करंट को सेंड करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच की तरफ। So a small vector present from left to right and from negative then negative wave बनती है ईसीजी पे दोस्तों। क्यू वेव किस में सबसे अच्छी दिखती है दोस्तों? क्यू वेव लीड 1 और एबीएल में सबसे अच्छी दिखती है। अगर अपने को क्यू वेव देखनी है तो ये जो लेफ्ट साइड की जो लेटरल लीड है, लेटरल लीड के अंदर क्यू वेव सबसे अच्छी दिखती है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का जो ये लेक्चर का ये एक्चुअली जो रिकॉर्ड करने का जो पर्पज है वो यही है। एक्चुअली पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखती है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव होती क्या है पहले दोस्तों ये देखेंगे अपन। अगर जो क्यू वेव है वो थोड़ी वाइड हो जाए और
उसका लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए, वाइड मतलब ड्यूरेशन, उसका नीचे एक्स एक्सिस पे चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, मतलब उसका टाइम ज़्यादा हो जाए, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, और साथ में डीपर देन 2 mm, 2 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए, तो उसको अपन पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं दोस्तों। पैथोलॉजिकल क्यू वेव हमेशा ओल्ड एमआई में दिखती है, पुराने हार्ट अटैक में दिखती है। एक्चुअली जो अपना किसी पेशेंट को अगर एमआई होता है तो आप अभी आगे पढ़ोगे, एमआई के अंदर एसटी एलिवेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन होता है। अगर पेशेंट को टाइमली इंटरवेंशन मिल जाए, पेशेंट अगर ठीक हो जाए, उसको प्रॉपर तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, जो भी उसको दिक्कत है, अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मतलब उसको वो हुआ है, केवल इस्चीमिया हुआ है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा बहुत और पेशेंट ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो दोस्तों उसके ईसीजी में क्यू वेव हमेशा दिखेगी। क्यू वेव कभी एक बार अगर किसी के क्यू वेव बन गई तो वो लाइफ लॉन्ग उसके क्यू वेव आएगी, चाहे पेशेंट ठीक हो जाए, चाहे उसका एमआई ठीक हो जाए। ये इसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो ईसीजी देख के ही दोस्तों हम उसका देख सकते हैं। तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव अगर किसी को इन्फीरियर वॉल की जो लीड्स हैं, जिन लीड्स में अपन इन्फीरियर वॉल देखते हैं, लीड 2, लीड 3 एंड एवीएफ, अगर किसी के पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है इन लीड में और अभी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों इससे अपन उसको पेशेंट को आप पूछ सकते हो कि भाई आपको पहले भी कभी हार्ट अटैक हुआ है क्या। तो वो आपको अपना सारा इवेंट्स जो भी उसके साथ पहले हुआ है वो बताएगा। हाँ सर, 2 साल पहले मैं अचानक बेहोश हो गया था, ये हो गया था, मुझे वहाँ पे ले गए थे, स्टंट डले थे। तो दोस्तों आप इस ईसीजी की स्ट्रिप देख के ही आप ये बता सकते हो कि इसको पहले एमआई हुआ है। वो कैसे बता सकते हैं? पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखनी है अपने को। पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या होती है? वाइड क्यू वेव होती है, प्लस उसका जो डीप होती है मोर देन 2 mm, मोर देन 2 स्मॉल बॉक्स से अगर ज़्यादा की क्यू वेव आ रही है तो वो क्या करती है, क्या शो करती है कि ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव है। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? अगर किसी के ईसीजी में अगर उसकी लेटरल साइड की लीड अब आप जान ही गए होंगे दोस्तों, लेटरल साइड की लीड 1, एवीएल, V5 एंड V6, अगर इन लीड के अंदर उसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है तो इसका मतलब पेशेंट को पहले कभी ना कभी लेटरल वाला एमआई हुआ है। अगर पेशेंट के लीड V1 और V2 में अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है तो इसका मतलब पेशेंट को पहले कभी ना कभी सेप्टल एमआई हुआ है। अगर किसी पेशेंट के V3 एंड V4 लीड में अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है दोस्तों, तो उसका मतलब पेशेंट को कभी ना कभी एंटीरियर वाल एमआई हुआ है। और सिमिलरली अगर किसी के लीड 2, लीड 3, एवीएफ में अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है तो दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस ये है कि उसको कभी ना कभी इंफीरियर वाल एमआई हुआ है। मतलब पेशेंट अभी नॉर्मल है लेकिन उसको पास्ट में कभी ना कभी एमआई हुआ है, जो कि हम उसकी ईसीजी स्ट्रिप देख के ही दोस्तों पता लगा सकते हैं। ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट वेव है आर वेव। आर वेव क्लिनिकली अपने ईसीजी देखते टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता है QRS जो आर है उसका टिप पे होता है, QRS कॉम्प्लेक्स का जो टिप होता है वहाँ आर वेव होती है वो। तो ये वेंट्रिकुलर जो डिपोलराइजेशन हो रहा है उसका पीक वाले पार्ट को डिनोट करता है। और आर वेव कई बार मल्टीपल होती हैं। एक्चुअली एक आर वेव बनी, उसके बाद जो एस वेव बननी है, नीचे तक आना है, ईसीजी की मशीन में जो ग्राफ पेपर बनना है वो पूरा नहा के थोड़ा सा आर वेव बनी, फिर से थोड़ा सा नीचे नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा आर वेव बनी। तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं आर subsequent positive deflection in QRS complex that extend above baseline and that are taller than first R wave is known as R prime, double R prime and so on दोस्तों। तो बस ये आपको याद रख लो, कई बार किसी बुक में आप देख सकते हो कि आर प्राइम लिखा है, आर डैश लिखा है, तो क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जो आर वेव बन रही है उसमें एस वेव जो बननी चाहिए उससे पहले एक बार और नीचे नेगेटिव डिफ्लेक्शन होकर फिर से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर एक बार हो रहा है तो आर प्राइम, 2 बार हो रहा है तो डबल आर प्राइम में दोस्तों उसको बोलते हैं। सेम एस वेव भी क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट फिर भी अपना जो टॉपिक है तो इस वजह से अपन इसके बारे में जो भी 1-2 पॉइंट है उसको देखो। ये सबसे पहली बात नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और जो फॉलो करता है आर वेव, आर वेव के बाद आती है एस वेव, और नेगेटिव वेव है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। दूसरा सेम जैसा कि आर वेव में कई बार होता है आर प्राइम, ऐसे ही इसमें भी एस प्राइम
डबल एस प्राइम हो सकता है, कई बार एस वेव बनी और दोबारा से फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ, फिर से अगेन नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया और बढ़ा, तो इसको अपन एस प्राइम एस डबल एस प्राइम बोलते हैं दोस्तों। दूसरा आर वेव और एस वेव, मैंने जैसा बताया क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर आर और एस अगर दोनों को अपन देखें, ऊपर आर पीक है क्यू आर एस का और एस वेव जो है पीक है क्यू आर एस का नेगेटिव डायरेक्शन में, आर वेव है क्यू आर एस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन में पीक जो है। तो इसका अगर हम दोनों का सम करें, आर वेव और एस वेव का अगर सम करें, तो जो कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुआ ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको दोस्तों ये डिनोट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज की क्लास का मेन जो पर्पज था क्यू वेव। क्यू वेव पैथोलॉजिकल क्यू वेव ओल्ड एमआई में दिखती है। कैसे पहचानते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव है? मोर देन 2 mm या मोर देन 2 स्मॉल बॉक्स अगर आ रही है तो दोस्तों इसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। और जॉन जिस साइड की लीड्स में वो दिख रही है, लेटरल साइड की लीड में दिख रही है, एंटीरियर वाल की लीड में दिख रही है, तो उसी के हिसाब से उसका अपन डायग्नोस करते हैं कि इसको ओल्ड एंटीरियर वाल, एंटीरियर वाल, लेटरल वाल या जो भी सेप्टल या इंफीरियर वाल एमआई है। थैंक यू दोस्तों। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अबाउट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।